हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर जो आपने देखा है वो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है जो कि एक मूविंग ऑब्जर्वर और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा लिए गए ऑब्जर्वेशंस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। तो ज़रा समझें इस बात को। हम लोग बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो स्टेशनरी स्टेट में हो या जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन होती हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन अगर आप स्टेशनरी स्टेट में हैं और आप कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, मान लो x, y, z और t, इस तरह के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, स्पेस को मेजर कर रहे हो x, y, z कोऑर्डिनेट से और टाइम को t से, और अगर आप वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो तो आप यूज कर रहे हो x डैश, y डैश, z डैश और t डैश, इस तरह के कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो आखिर क्या हम इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमने स्टेशनरी स्टेट में ऑब्जर्वेशन लिए तो हम कैलकुलेशन करके उनको मूविंग स्टेट के ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर दें, या इसका उल्टा हो, मूविंग स्टेट में हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और हम सिर्फ मैथमेटिक्स की हेल्प से उसको स्टेशनरी स्टेट के ऑब्जर्वेशंस में कन्वर्ट कर दें? इसी सोच को गैलीलियन ने जब कंसेप्चुलाइज किया तो वहाँ पर हमें गैलीलियन इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है। क्या पढ़ा आपने गैलीलियन इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा कि एक फ्रेम है S जो कि वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी है, जिसका ऑब्जर्वर है O। एक दूसरा फ्रेम है S डैश जिसकी वेलोसिटी V है और वो मूव कर रहा है किसी x डायरेक्शन में। तो इसने जो ऑब्जर्वेशन लिए, मूविंग ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्वेशन लिए वो है x प्राइम, x डैश। स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्वेशन लिए वो है x, और हम एक रिलेशन लिख लेते हैं x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, जबकि y पे कोई असर नहीं पड़ता। y डैश y के बराबर होता है, z डैश z के बराबर होता है, और सबसे खास बात t डैश भी t के बराबर होता है। तो गैलीलियो के हिसाब से जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हम इस तरह का चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। v का इफेक्ट पड़ेगा, बाकी टाइम पर और बाकी कोऑर्डिनेट्स पर टाइम को इस रिलेटिव मोशन का कोई असर उस तरह से नहीं पड़ रहा है। टाइम पर खास तौर पर कि आप चाहे स्टेशनरी स्टेट में टाइम को मेजर कर रहे हो, चाहे मूविंग स्टेट में टाइम मेजर कर रहे हो, टाइम का फ्लो सबके लिए समान होता है। और हम आम जीवन में देखते भी हैं, जैसे मान लीजिए हमें अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस में हमें बायोमेट्रिक पे पंच करना है, वहाँ एक मशीन लगी है जो वर्ड क्लॉक से सिंक्रोनाइज है, हमारा मोबाइल फ़ोन वर्ड क्लॉक से सिंक्रोनाइज है। अब हमें मालूम है कि हमें 9:25 पे वहाँ पंच कर देना है, हमारी अटेंडेंस जिससे वहाँ पर दर्ज हो जाए। तो आप घर से चलते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हो, मोबाइल फ़ोन में 8:55 है, तो आप कहते हो कभी मेरे पास आधा घंटा है। आप अपनी बाइक से चलाते हो, बाइक से जाते हो, और जब वहाँ पहुँचते हो तो देखते हो अभी आपके मोबाइल फ़ोन में 9:25 नहीं हुआ है, 9:20 हुआ है। तो जब आप अपनी पंच मशीन के सामने खड़े होते हो तो वहाँ पर भी 9:20 ही हुआ होता है, क्योंकि दोनों वर्ड क्लॉक से सिंक्रोनाइज हैं नेट के थ्रू। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो हमारे लिए हमारी रफ्तार की वजह से हमारी घड़ी हमारे लिए समय का कुछ और गति हो गई और ऑफिस जो कि रुका हुआ था वहाँ समय की रफ्तार कुछ और है। नॉर्मली हम ऐसा तो देखते नहीं आम जीवन में। तो उसी ऑब्जर्वेशन पर गैलीलियो ने कहा था कि टाइम इज ऑलमोस्ट इनवेरिएंट होता है, चाहे आप मूव कर रहे हो चाहे स्टेशनरी खड़े हो। तो इस बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशन के साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे सामने आ जाती हैं। अब आइंस्टीन आते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि जो वेलोसिटी की जब कम वाली सीमा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी 1 को अप्रोच करेगी, यानी कि जब हम रिलेटिविस्टिक रिजीम में जाएंगे तो फिर ये सारे ऑब्जर्वेशन इस तरह से काम नहीं देंगे, हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। और उस मॉडिफिकेशन की वजह से एक नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे सामने आती है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं आइंस्टीन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आइंस्टीन लॉरेंज
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, या किताबें इसको सिंपली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के नाम से लिखती हैं। तो बुकों में इसको हम सीधे तौर पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी देखते हैं लिखा हुआ। अब देखो आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या किया। आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट बताए थे जो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हो। एक पोस्टुलेट है जो बताता है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के नियम सेम होते हैं। दूसरा लॉ क्या था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप उसको स्टेशनरी स्टेट में मेजर कर रहे हो या आप उसको मूविंग स्टेट में मेजर कर रहे हो। आप चाहे मूव कर रहे हो तो भी आप वेलोसिटी ऑफ लाइट c मेजर करोगे, चाहे आप रुके हुए हो तो भी आप वेलोसिटी ऑफ लाइट c ही ऑब्जर्व करोगे। यू कांट see the effect of relative velocity between the observer and the light source over the velocity of light. Principle of constancy बात करेंगे आगे और डिटेल में इसके बारे में भी। तो पहला जो पोस्टुलेट था कि all the laws of physics are same in every inertial frame of reference, तो आइंस्टीन का तर्क ये था कि गैलीलियो ने क्या कहा। गैलीलियो ने कहा x = x माइनस vt, इसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा देखो भाई सब कुछ नहीं बदल जाएगा, हम अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यानी v की हायर वैल्यू पर क्या प्रभाव होंगे उसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करें, सिंपली इसके अंदर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ये फैक्टर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, ये फैक्टर इस v की बढ़ी हुई रिजीम यानी रिलेटिविस्टिक रिजीम में जो भी प्रभाव आएंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इफेक्टिव है। तो इस k को नाम दे दिया गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और k को नाम दे दिया गया रिलेटिविस्टिक फैक्टर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फैक्टर, ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो राइट साइड में x और t है, यानी कि इस पे डैश नहीं लगा है। इसका मतलब है ये किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने, वो ऑब्जर्वर जो रुका रहा होगा उसने जो पोजीशन टाइम मेजर किया ये वो है। अब आइंस्टीन एक और इक्वेशन लिखते हैं, x = k x डैश प्लस v t डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपको समझना है कि कैसे इक्वेशन नंबर 1 से सीधे इक्वेशन नंबर 2 लिख दी गई, कैसे इसको लिख दिया गया। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि जैसे आप मान लो यहां खड़े हो और आपके सामने से बस गुजर गई लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं आपकी बस चली गई। बस की वेलोसिटी आपने क्या मेजर की, v। लेकिन बस के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उसको लगेगा कि कोई इंसान था वो आगे से पीछे चला गया, यानी वो उसको लगेगा कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ कोई इंसान चला गया। जैसा कि हम देखते हैं जब हम बसों में जा रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते हैं, हम बाहर देखते हैं तो हमें लगता है पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और हमें ये मालूम है कि पेड़ कहीं नहीं भागते, पेड़ तो जमे रहते हैं जमीन में। तो भाग तो हम रहे हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्थिर मानते हैं उस बस ट्रेन के अंदर, और हमें लगता है बाकी की दुनिया पीछे भागती हुई चली जा रही है। तो बाहर खड़े हुए इंसान को अगर वेलोसिटी बाएं से दाएं दिख रही है तो इसको प्लस डायरेक्शन कहोगे, तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये सारा मोशन उल्टा है तो उसके लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस भी हो जाएगी अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जहां जहां x है वहां x डैश कर दीजिए, और जहां जहां x डैश है वहां x कर दीजिए, और जहां वेलोसिटी है वहां माइनस भी कर दीजिए। क्योंकि सभी तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे आप स्टेशनरी हो चाहे आप मूविंग में हो, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। तो देखो लॉ ऑफ फिजिक्स सेम है, हमने वैसी इक्वेशन लिखी, कुछ भी नहीं बदला, बस ऑब्जर्वेशन में जो प्लस और वी और माइनस वी का अंतर है उसको हमने कंसीडर कर लिया, और आपने प्लस वी की जगह पर माइनस वी करके इक्वेशन नंबर 2 निकाल दी। अब इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में कौन कौन है, प्राइम वाली क्वांटिटी, डैश वाली क्वांटिटी, यानी अगर मूविंग ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन मालूम है तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन मालूम है तो मूविंग ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर 1 है। और इन दोनों को हम बहुत ही आइडेंटिकल रूप में देखते हैं क्योंकि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं बाय इक्वेशंस 1 एंड
2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करो। तो x इज इक्वल टू के, यहाँ वैल्यू रख दोगे के एक्स वी टी प्लस वी टी डैश। क्या किया आपने, इस x की वैल्यू, x डैश की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो दिस इज x के स्क्वायर एक्स वी टी प्लस के वी टी डैश। अब हम इसको थोड़ा सा इसको एक तरफ ले आते हैं, तो के वी टी डैश एक तरफ रह जाएगा, बाकी सबको इधर भेज दो। तो x माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर वी टी, इसको इधर ले गए और ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज और कर लें इसको, तो हो जाएगा के वी टी डैश इज के स्क्वायर वी टी प्लस एक्स 1 माइनस के स्क्वायर। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर वी बाई के वी टी प्लस एक्स बाई के स्क्वायर बाहर ले लो, तो 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, के कैंसिल, वी कैंसिल, के स्क्वायर से के कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास कुछ। यहाँ से हम टी डैश निकाल लेंगे। टी डैश इज के टाइम टी प्लस के टाइम एक्स बाई वी 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। खास बात आप देखो, आइंस्टीन ने जब ये माना कि एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर होना चाहिए, तो वो एक बहुत ही थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इक्वेशन दिख रही है। लेकिन आप देखो, अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 कर दो, k की वैल्यू 1 होने का मतलब है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को आप मानो नहीं है। अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर k 1 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन नंबर 1 गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो k 1 मानने का मतलब है आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं मान रहे हो। तो जैसे आप k बराबर 1 मानोगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। सिंपली हमारे पास टी डैश बराबर टी आ जाएगा, जो कि गैलीलियो ने कहा था। तो इस प्रकार आइंस्टीन की इस इक्वेशन की सबसे खास बात यह है कि आइंस्टीन ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से गैलीलियो की थ्योरी को रिप्लेस करके एक नई थ्योरी दे रहे थे, वो गैलीलियो की थ्योरी को मॉडिफाई कर रहे थे। इसीलिए उस समय के जो लोग थे उनको इस बात की संतुष्टि थी कि हम जो मैथमेटिक्स देख रहे हैं, इस मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ कंडीशंस को हटा दें तो हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन क्लासिकल इक्वेशन जो कि गैलीलियो की इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक तरह का मॉडिफिकेशन था गैलीलियो की थ्योरी में, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन था। तो अब सारा कुछ टिका हुआ था के की वैल्यू पर। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई। अब आइंस्टीन सेकेंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? सेकेंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि आप चाहे मूविंग स्टेट में हो, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट नापोगे, इट विल मेजर द सी। आप स्टेशनरी स्टेट में हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करोगे, यू विल गेट द सी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो वेलोसिटी है c, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं x, टाइम मेजर कर रहे हैं t। तो एक रुका हुआ व्यक्ति c वेलोसिटी मेजर कर रहा है, जब वो रुके हुए अवस्था में x मेजर कर रहा था और रुकी हुई अवस्था में टाइम मेजर कर रहा था। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू ct, सिंपल फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर है, उसने मेजर किया x डैश, टाइम मेजर किया t डैश, तो भी वो c ही मेजर करेगा, वो c डैश मेजर नहीं करेगा, क्योंकि मूविंग में या स्टेशनरी में किसी भी फ्रेम में आप वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर करो, यू विल गेट द सेम थिंग। तो x डैश हो जाएगा ct, इक्वेशन नंबर 5, ct डैश। आई होप समझ पा रहे होगे आप यहाँ पर क्या है सेकंड पॉस्टुलेट, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आप चाहे स्टेशनरी फ्रेम में नापो चाहे मूविंग फ्रेम में नापो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 4 में भी c है, इक्वेशन नंबर 5 में भी c है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यू को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बारी बारी से। तो अब आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 4 और 5 रखो, हो जाएगा सी टी डैश इज इक्वल टू के सी टी माइनस वी टी। तो ये हो जाएगा के टी
c माइनस वी। तो सी टी डैश बराबर k टाइम t c माइनस वी, इक्वेशन नंबर 6। ऑल्सो इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2, 4 और 5 का यूज करें तो हो जाएगा सी टी, देखो इक्वेशन नंबर 2 में देखो x की वैल्यू सी टी k टाइम सी टी डैश माइनस वी टी डैश, सॉरी प्लस वी टी डैश, तो हो जाएगा k टाइम t डैश c प्लस v। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर टी टी डैश सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो पहले ब्रैकेट में आपको c प्लस वी दिखेगा, दूसरे में c माइनस वी, आपने ये लिख दिया। टी टी डैश कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 मिल गई और k की वैल्यू 1 नहीं आई। अगर 1 आ जाती तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का कोई असर ही ना होता, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू 1 ना आना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेटिविस्टिक फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा। खास बात देखो, k की वैल्यू डिपेंड कर रही है वेलोसिटी v पर। अगर v और c अगर ये रेशियो 1 को अप्रोच करेगा तो इस फैक्टर के कम होने की वजह से k की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रिलेटिविस्टिक फैक्टर जो है 1 नहीं होता, 1 से वो डिफर करता है जैसे जैसे v की वैल्यू चेंज होती है। अगर v की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 0 के लगभग होगा और 1 अपॉन अंडर रूट 1 1 होगा, तो अब k की वैल्यू 1 हो जाएगी और k की वैल्यू 1 होने का मतलब कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वहां पर काम नहीं कर रहा होगा। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 8 से। अब हम इक्वेशन नंबर 8 से k की वैल्यू उठा करके रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो देखो क्या करना होगा हमें। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है, इसके बारे में कुछ हम इंतजाम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव के स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये है, तो इससे अगर हम लिखेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर। अगर हम माइनस कर दें तो माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। तो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, उसको हम लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करो, अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू के टी प्लस के एक्स बाई वी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम सीधे लिख सकते हैं टी डैश बराबर के, पहले तो के ब्रैकेट में बाहर निकाल लो, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स वी बाई सी स्क्वायर, या लिख सकते हो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये देखो, ये हमारे पास टाइम का एक रिलेशन आ गया। टी डैश मूविंग ऑब्जर्वर का जो टाइम मेजरमेंट है टी डैश और स्टेशनरी ऑब्जर्वर का जो टाइम मेजरमेंट है टी, वो दोनों सेम नहीं है। उसमें इस रिलेटिविस्टिक फैक्टर का असर दिखाई पड़ा है साफ साफ। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दें तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाती है, तो ऑल्सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स डैश की वैल्यू। तो हम इन इक्वेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, जो दिखा रहा है किस तरह से एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ एक्स में ही असर नहीं होगा, टाइम भी हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, टाइम का रिलेशन भी मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक्स के इस मॉडिफिकेशन की वजह से हम
एक फिनोमिना देख सकते हैं, बता सकते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, और टाइम के इस मॉडिफिकेशन की वजह से हम एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइम डायलेशन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, और फिर आगे एक्सटेंड करोगे मास वेरिएशन, फिर उसके बाद एनर्जी इक्विवेलेंस। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जो इस थ्योरी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और तो इनका एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दीज मॉडिफाइड इक्वेशंस। इनकी इक्वेशन से हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का आपको एक एप्लीकेशन बताएंगे, और साथ ही साथ हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जो छोटा सा टॉपिक होगा, दैट इज द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर हम इनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कह रहे हैं तो इनकी उल्टी, इनका अपोजिट एक तरह से मान सकते हो, वो कहलाती हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। So we will discuss this in the next class. So have a nice day and take care of yourself.